हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ लीडिंग केसेस को डिस्कस करने आएंगे। हम पूरे पेपर्स पढ़ लेते हैं और समझ में नहीं पाते कि कौन कौन से केस जो है वो लीडिंग केसेस हैं। तो मैं आज आपको एक लिस्ट छोटी सी बना के दूंगी जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक के कुछ लीडिंग केस बताऊंगी, जिसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कवर हो जाएगा। हाँ, पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है। सेक्शन 1 to 75 जो आपके हैं वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट हैं और 124 to 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो अब आपको पहला केस जो मैं मोस्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, पहला केस जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का प्रपोजल से रिलेटेड है कि प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता है प्रपोजल पूरा नहीं माना जाएगा। पूरे आप कह सकते हैं पूरे बुक का इंपॉर्टेंट लीडिंग केस जो घूमता रहता है लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त का केस है। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, आपको हर हालत में इस केस को याद रखना ही है क्योंकि प्रपोजल से रिलेटेड है और कहता है कि प्रपोजल तब पूरा होता है जब उसका कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। तो आइए केस को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि कौन प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो केस में पहले आता है वो प्लेंटिफ कहलाता है और जो केस में बाद में आता है वो डिफेंडेंट कहलाता है। हुआ इस केस में क्या कि गौरी दत्त का भतीजा खो जाता है और वो अपने एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय कौन है, गौरी दत्त का एम्प्लॉय कौन है, लालमन, वो अपने एम्प्लॉय को भेजता है कि आप मेरे भतीजे को ढूंढ लाइएगा। जब ये लालमन शुक्ल चले जाते हैं इनके भतीजे को ढूंढने के लिए, तो उसके जाने के बाद वो एक प्राइज मनी डिक्लेयर कर देता है कि जो भी मेरे नेफ्यू को, मेरे भतीजे को खोज के लाएगा उसे मैं 501 रुपए इनाम के रूप में दूंगा। अब ये खोज के भतीजा ले आते हैं, लेकिन इनाम के बारे में, प्राइज मनी के बारे में इनको कोई भी नॉलेज नहीं थी, इनको इस बारे में नहीं पता था। जब ये खोज लाए तो इनको पता चला कि इस भतीजे पर 501 रुपए का इनाम है और उन्होंने इसी इनाम के क्लेम के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि मुझे ये इनाम मिलना चाहिए क्योंकि मैं भतीजे को खोज के लाया हूं। कोर्ट ने इसकी इनकी दलीलों को नहीं कहा और माना स्वीकार किया और कहा क्या, एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेट, हर एक प्रस्ताव को सूचित किया जाना जरूरी है। अभी प्रस्ताव की सूचना लालमन शुक्ल के पास नहीं थी, उनको इस प्रपोजल के बारे में कम्युनिकेशन नहीं दी गई थी, ना ही इस सूचना का ज्ञान था, तो वो किसी भी तरीके से इनाम के हकदार नहीं है, वो इस इनाम के इंटाइटल्ड नहीं माने जाएंगे। अब आपको पहले इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने के बाद सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। बालफोर वर्सेस बालफोर का केस है। अब यहाँ पर इस केस किससे रिगार्ड है, किससे रिलेटेड है कि जो प्रपोजल होना चाहिए इसका जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका क्या इंटेंशन होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का होना चाहिए, इसका मतलब इंटेंशन होना चाहिए कि हम लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं या हमारा प्रपोजल को बनाने का उद्देश्य क्या था, कोई लीगल ऑब्जेक्ट था। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं बालफोर वर्सेस बालफोर। अब आपको सेम नाम लग रहा होगा कि सेम नाम दोनों में क्यों है, तो ये टाइटल है हस्बैंड ऑफ वाइफ है। तो जो प्लेंटिफ है वो वाइफ है, आपकी प्लेंटिफ वाइफ है और जो डिफेंडेंट है वो हस्बैंड है। वाइफ और हस्बैंड के बीच में केस हुआ था, इसीलिए आपको ये टाइटल सेम नजर आ रहा है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट आई है उसकी वाइफ आई है और डिफेंड किसने किया है, हस्बैंड ने किया है, बालफोर ने किया है। अब यहां पर डिफेंडेंट क्या है, जो हस्बैंड है वो सिलोन में नौकरी करता है, सिलोन में वो नौकरी करता है और अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां बिताने के लिए वो कहां गया, इंग्लैंड में गया। जब वो अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां बिता रहा था उस समय उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप रेस्ट करिए इंग्लैंड में और अभी आप ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि हस्बैंड को वापस जाना था। तो उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर दिया कि आप यहीं पर रेस्ट करिए, बिल्कुल आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए और मैं आपको 30 यूरो हर महीने मेंटेनेंस के रूप में आपको देता रहूंगा। कुछ समय तक उसने अपने प्रॉमिस को पूरा भी किया, लेकिन जब उसके बाद कुछ समय बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और आफ्टर दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट के बाद दोनों में डाइवोर्स हो गया और उससे पहले ही उसके हस्बैंड ने पाउंड्स को देना, यूरो को देना बंद कर दिया था, 30 यूरो को देना बंद कर दिया था। तो अब वाइफ ने केस किया कि जो हमारा बचा हुआ मेंटेनेंस है, जो बाकी का मेंटेनेंस है वो दिया जाए। तो यहां पर इस केस को ही डिसमिस कर दिया। किसने किया था, लॉर्ड एटकिन ने। कहा कि पार्टीज के बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनका इंटेंशन क्या था, ऑब्जेक्ट नहीं था कि वो लीगल रिलेशन को क्रिएट किया जाए। फॉर एग्जांपल के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहे कि हम आपको घुमाने ले चलते हैं, या हस्बैंड वाइफ को कुछ ऐसे प्रॉमिस कर रहे हैं जिनका कहीं पर कोई भी इंटेंशन लीगल ऑब्जेक्ट को बनाना नहीं था, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से, जब वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि लीगल
उसको लीगल फॉर्म देना, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको लीगल रूप में मान्यता नहीं देंगे। और लॉर्ड एटकिन ने इस केस को डिसमिस कर दिया था। इनकी वाइफ को किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं दिया गया। तो ये आपने एक फर्स्ट केस पढ़ा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, जहां पर प्रपोजल को कम्युनिकेट नहीं किया गया था। और सेकंड आपने बालफोर वर्सेस बालफोर का केस पढ़ा, जहां पर इंटेंशन ही नहीं था कि हम किसी तरीके के लीगल चीजों को क्रिएट करें या लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसी तरीके का बनाएं। तो 2 केस आपने पढ़े। थर्ड केस मैं आपको अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। अब आपको जो मैंने पहला केस डिस्कस किया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, दूसरा मैंने केस इंपॉर्टेंट डिस्कस किया बालफोर वर्सेस बालफोर, और थर्ड इंपॉर्टेंट लीडिंग केस डिस्कस करने जा रहे हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। आप जैसे कि नाम देख रहे हैं, जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये दवाइयों को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसने क्या किया, एक दवाई बनाई, एक मेडिसिन बनाई, और ये एक क्लेम किया कि अगर मेरी मेडिसिन को कोई यूज करेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी नहीं होगी। उसने एक पेपर में ऐड दे दिया बाकायदा कि अगर कोई मेरी दवाइयों को बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार यूज करेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी नहीं होगी। उसने कहा कि कंपनी अपने प्रपोजल को बहुत गंभीरता से ले रही है, सीरियसली ले रही। क्यों? इसके लिए उसने एक बैंक है अलायंस बैंक, उसमें 1000 पाउंड जमा कर दिए, और जो अगर इस मेडिसिन को यूज करेगा उसके बावजूद भी अगर उसे बीमारी होती है तो उसे हम 100 पाउंड क्या देंगे, इनाम के रूप में देंगे। तो आपको पहले टॉपिक्स में पढ़ाया था कि प्रपोजल जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी होता है। जब हमने पेपर में ऐड दे दिया तो इसका मतलब हमारा प्रपोजल क्या था, वो जनरल प्रपोजल था। लेकिन अगर उस प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, स्पेसिफिक में चेंज हो जाता है। कहते हैं कि जब प्रपोजल स्वीकार कर ले गया तो वो क्या हो गया, वो प्रॉमिस में वो चेंज हो गया, क्योंकि उसमें जनरल से स्पेसिफिक की कैटेगरी में वो आ जाएगा। अब कार्लिल एक लेडी थी, इन्होंने वो मेडिसिन खरीद ली और बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इस दवाई का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी इन्हें क्या हो गई, इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो गई। इन्होंने कोर्ट में क्लेम किया कि मुझे जो 100 पाउंड है वो इनाम के रूप में मिलने चाहिए। तो कंपनी क्या, हमेशा देखिए जब भी कोई हम किसी के ऊपर क्लेम करते हैं मनी को पाने के लिए, तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा अपना डिफेंस लेता ही है, चाहे नॉर्मल भाषा हो चाहे किसी भी तरीके हो, वो हमेशा अपना डिफेंस लेगा। तो कंपनी ने अपना डिफेंस क्या दिया कि मैंने तो एक एडवर्टाइजमेंट किया था और ये कैजुअल प्रपोजल था कि हम अपनी दवाइयों की सेल को बढ़ाना चाहते थे, मेडिसिन को, और हम किसी भी तरीके से सीरियस नहीं है और हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से नहीं था, ना ही हमें प्रपोजल को अभी कम्युनिकेट किया गया था, कि हमें एक्सेप्टेंस की सूचना नहीं दी गई थी। तो कोर्ट ने इनकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया, कहा कि अब जब आपने इस तरीके का, जब हम कोई अवार्ड को पाने के लिए या खोई हुई पाने के लिए चीजों के लिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो माना जाता है कि जो हमने एक्सेप्टेंस है, जो एक्सेप्टेंस का राइट था, जो आपको मिलना चाहिए था कम्युनिकेट का, वो आपने कहीं इनडायरेक्टली तरीके से वेव कर दिया है। जैसे ही उसने मेडिसिन खरीदी है, मान लिया जाएगा कि उसने क्या किया है, आपके प्रपोजल को कम्युनिकेट कर दिया है, उसको आपको स्वीकृति की सूचना मिल चुकी है, क्योंकि उसने आपके बताए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार इस दवाइयों का इस्तेमाल किया है। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की कि इनको ये अमाउंट ना देना पड़े और किसी तरीके से ये क्लेम से बच जाएं, लेकिन कोर्ट ने कार्लिल के फेवर में जजमेंट दिया और इनको प्राइज मनी जो थी, इसमें जो कि हमें 100 पाउंड देंगे, कंपनी की ओर से इनको 100 पाउंड कंपनसेट के रूप में दिलवा दिए गए। तो जब जनरल प्रपोजल स्पेसिफिक प्रपोजल में चेंज हो गया, तो यहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से बन गई, क्योंकि अब यहाँ पर ये अपने इस स्तर को स्वीकार नहीं बता पाए, साबित नहीं कर पाए कि अगर ये अपने प्रपोजल को गंभीरता से नहीं ले रहे थे तो इन्होंने बैंक में पैसे क्यों जमा किए, अमाउंट क्यों जमा किए। तो कोर्ट ने इनको लायबल माना और कार्लिल को 100 पाउंड दिलवा दिए गए। आपको मैंने पहला केस डिस्कस किया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, दूसरा मैंने डिस्कस किया बालफोर वर्सेस बालफोर का, और तीसरा मैंने आपको केस डिस्कस किया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस को इंडिया में किस केस में अडॉप्ट किया, वो भी आप याद रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रामेश्वर लाल भागचंद के केस में इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया था, जो कार्लिल के केस में प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया गया। चौथा इंपॉर्टेंट केस आपको बताने जा रहे हैं, मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है। ये किससे रिलेटेड है, आपको पता होगा, नेचर ऑफ माइनर के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। नेचर ऑफ माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड माना जाता है। आइए इस केस को डिस्कस करें। जैसा कि आप इस केस का नाम देख रहे हैं, मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि इस केस में आपको पहले 3 लोगों के नाम याद करने हैं। नंबर 1 पे ब्रह्मोदत्त,
नंबर 2 पे केदारनाथ और नंबर 3 पे मोहरी बीबी। अब जो मोहरी बीबी है वो किसकी वाइफ है? ब्रह्मोदत्त की वाइफ है। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मोदत्त का इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपको कि ब्रह्मोदत्त के पास धर्मोदास घोष आते हैं और कहते हैं कि मेरी जमीन आप मॉर्गेज रख लीजिए, मैं आपसे जमीन मॉर्गेज रख के आपसे इतना अमाउंट लेना चाहता हूँ, 20,000 आपसे ले रहा हूँ, आप मेरी जमीन मॉर्गेज रख लीजिए, मुझे अमाउंट पे कर दीजिए। अभी जब ये ब्रह्मोदत्त अपना काम खुद नहीं करते थे, जो व्यक्ति अपना काम खुद नहीं करता है किसी और के माध्यम से करवाता है, तो वो एजेंट का नाम था केदारनाथ। जब ये डीड लिखी जाने वाली थी तब केदारनाथ को ये बात कहीं से पता चल जाती है कि धर्मोदास घोष जो है वो माइनर है और माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में शुरुआत से ही ये बात स्पष्ट है। अभी क्या कर लेते हैं, केदारनाथ क्या करते हैं, ब्रह्मोदत्त के पास जाते हैं और बताते हैं कि धर्मोदास घोष क्या है, वो माइनर है और कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। तब भी ब्रह्मोदत्त क्या करते हैं, उनकी डीड मॉर्गेज रख लेते हैं, जमीन मॉर्गेज रख ले देते हैं और 10,500 रुपीज उनको पे कर देते हैं। जब इनकी मदर को ये बात पता चलती है तो वो कोर्ट में चली जाती हैं और कहती है, बता देती हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो कोर्ट क्या करती है, उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर देती है, उसको निरस्त कर देती है। उसके बाद अब क्या करते हैं ब्रह्मोदत्त कि जब तक ये केस अपील में वो हार गए थे, तो जब तक ये केस अपील में जाता तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी और उनका स्थान उनकी वाइफ ने ले लिया जिनका नाम था मोहरी बीबी। अगर पति पत्नी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उसको हमेशा रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने शादी नहीं की है तो उसके माता पिता, भाई बहन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, केस में अपने नाम को क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर बताकर अपने नाम को ऐड कर सकता है अगर वो केस लड़ना चाहता है। तो मोहरी बीबी कोर्ट में गई अपने वाइफ के, अपने हस्बैंड के बिहाफ पर, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। और उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट लेडी कह सकते हैं मैं उन्हें, कि बहुत उन्होंने कोर्ट को इमोशनली एक तरीके से ब्लैकमेल करने की भी थोड़ा सा कोशिश की कि भाई बताया कि मैं विडो लेडी हूँ और मुझे जो अमाउंट है दिलवा दिया जाए तो हेल्प हो जाएगी। तो कोर्ट ने उनकी इस दलीलों को भी नहीं माना। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस का एग्जाम्पल दिया, स्पेसिफिक रिलीफ को भी जोड़ा कि वहां पर ये लिखा हुआ है कि न्यायालय के पास एक विवेकाधिकार होता है, अगर वो चाहे तो माइनर के द्वारा दिए गए मनी को वापस दिलवा सकता है। कोर्ट ने इनकी किसी भी दलील को एक्सेप्ट नहीं किया, किसी भी इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया और एक जजमेंट दे दिया। इससे पहले, इस केस के आने से पहले एक तरीके का हमेशा डिस्प्यूट रहता था कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड है या वाइडेबल है। तो इस केस ने इस डिस्प्यूट को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड होता है, एब इनिशियो होता है। इन द बिगनिंग माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया हमेशा शून्य माना जाएगा। यहाँ पर कोर्ट ने एक मैक्सिम भी दी, द पर्सन हु कम्स टू द कोर्ट मस्ट बी क्लीन हैंडेड। एक व्यक्ति जो न्यायालय में आए उसके स्वयं के हाथ स्वच्छ होने चाहिए। इसका मतलब ब्रह्मोदत्त का खुद का आचरण सही नहीं था। उसको जब ये जानकारी थी कि धर्मोदास घोष माइनर हैं तो माइनर के साथ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कोर्ट ने उनके फेवर में, उनके जजमेंट में, उनकी वाइफ के फेवर में कोई भी डिसीजन नहीं दिया और एक ही लाइन में डिसीजन दे दिया कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड माना जाएगा। आज मैंने आपको 4 लीडिंग केसेस इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन केसेस माने जाते हैं। अगले टॉपिक में मैं आपको, अगले लेक्चर में मैं और इसको मैं कहना चाहूंगी कि मैं इस लेक्चर को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, लीडिंग केसेस को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको जिस तरह से 4 केसेस डिस्कस किए हैं, पार्ट 2 में भी मैं आपको 4 केसेस इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने केस लीडिंग हैं, जिनको आप पढ़ें तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दें, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी आपको लेक्चर पढ़ा रही हूँ उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन चीजों को देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं ताकि वो बातें आपको याद रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।